हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला की ये हमारी पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में ये बताया है कि वर्णमाला से 2 या 3, कभी हो सकता है 1 मार्क्स के, कभी 2, कभी 3 या कभी 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी जिस भी एग्ज़ाम में, यूपी के जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, उसमें भी वर्णमाला से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में वो ये होता है कि ध्वनि क्या होती है। सबसे पहले ध्वनि होती क्या, उसे हम जान लेते हैं। ठीक है, जो भी कुछ आवाज़ हम अपने मुंह से निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो जब ध्वनियों को लिखने की बारी आई कि इसे लिखा कैसे जाए, तो फिर क्या हुआ, हमें वर्ड की आवश्यकता पड़ी कि जिस संकेत के माध्यम से हम इन्हें लिखना शुरू करें उसे ही हमने क्या कहा, वर्ड कहा। जैसे क, ख, अ, आ, ये सब कुछ क्या है, आपके वर्ड है। हिंदी में 52 वर्ड माने गए हैं स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के। तो जो वर्ड होता है, हमने समझ लिया कि जब ध्वनि को लिखने की बारी आई कि उसको लिखा कैसे जाए, तो जिस संकेत के माध्यम से हमने उसे लिखना शुरू किया उसे ही हम वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वर्ड तो हमने समझ लिया। अब वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो जी हाँ, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, जब हम स्वर की बात करते हैं तो देखिए, जिस वर्ड का उच्चारण करते समय हमारे मुंह में कहीं प्रेशर नहीं पड़ती, कहीं कोई रगड़ नहीं होती, इजीली हवा हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, यानी ध्वनि जो है इजीली निकल जाती है। मतलब ये जो आपकी जीभ है वो कहीं किसी भी भाग को आपके मुंह के टच नहीं करती है, डायरेक्ट वो आवाज़, वो ध्वनि आपके मुख से निकल जाती है बाहर, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ये हम बोलते हैं तो आप देखेंगे इजीली हमारे मुंह से हवा, ध्वनि बाहर निकलती है। ठीक है, कहीं भी जीभ किसी भी मुंह के किसी भी पार्ट को टच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं, बिना रगड़ के इजीली ध्वनि क्या है, बाहर निकल जा रही है, या यूं कहें कि वायु बाहर निकल जा रही है। यही सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर को 11 माना गया है। अच्छा ठीक है, अब स्वर तो हमने समझ लिया। अब स्वर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम एग्जाम में कभी कदार कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा स्वर के प्रकार में आ गया ह्रस्व स्वर। ठीक है, या इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये कौन कुछ, या इसे कह लीजिए छोटे स्वर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं। देखिए, अ, ठीक है, छोटी ई, छोटा उ, और ये जो आपका ऋषि होता है। ठीक है, यही 4 आपके क्या होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। मूल स्वर भी आपके यही होते हैं। ठीक है, अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला आपका उ, यही क्या, और ऋषि, यही आपके क्या है, ह्रस्व स्वर है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक मात्रा वाले स्वर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर पे। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसमें हमें 2 मात्रा का समय लगे, या यूं कह सकते हैं, देखिए ह्रस्व को बोलने में कम टाइम लगता है, लेकिन दीर्घ को बोलने में उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। या यूं कहें कि वो 1 मात्रा का स्वर है तो ये 2 मात्रा के स्वर होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। देखिए, बाकी जो भी बचता है आपका वो आ जाएगा, आ है, ठीक है, बड़ी वाली ई हो जाएगी आपकी, बड़ा वाला उ, ए है, ठीक है, ए है, ओ है, और औ। ठीक है, ये आपके कुल कितने हो गए, 7 हो गए। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 4, ये कुल मिला के कितने हो गए आपके 11।
स्वर हमारे कितने माने गए हैं? 11 माने गए हैं। देखिए अंग और अ को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, वो अनुस्वार या विसर्ग होता है, न तो उसको स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में। हालांकि बचपन में हमने उसे इसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन जब बड़े होकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ अ तक ही स्वर को लेते हैं, यानी कि 11 स्वर हम मानते हैं। ठीक है, स्वर तो हम समझ गए कि 11 होते हैं। ठीक है, अब आगे एक और बचा हुआ है हमारा, वो भी देख लेते हैं, प्लुप्त स्वर। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, तो अगर कहीं पूछ ले तो भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्लुप्त स्वर वो होता है जिसमें मतलब दीर्घ से भी थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है बोलने में, मतलब उच्चारण करने में, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही अक्षर पूछा जाता है, वो होता है आपका ओम। ठीक है, जब आप ओम बोलते ओम ओम तो लगता है ना ज्यादा टाइम हमें लगता है बोलने में। ठीक है, तो यही आपका प्लुप्त स्वर का हो गया। अब हमने यहाँ पे ये समझ लिया है कि स्वर हमारे 11 होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है मुझे कि मात्राएं कितनी होती है। ठीक है, स्वर तो हमारे 11 हो गए, लेकिन मात्रा कितनी होती है? अब जान लीजिए, मात्रा हमेशा कितनी होती है? 10। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में कि मात्रा 10 ही क्यों है? भाई ये सब कुछ तो मात्रा ही है। ठीक है, स्वर से ही तो मात्रा बनती है, लेकिन स्वर हम 11 बोल रहे हैं, मात्रा 10। देखिए ध्यान दीजिए, मात्रा होती क्या है? ठीक है, ये अगर आप, ये आ है, सॉरी आप, अच्छा ये मूल स्वर है। ठीक है, ये आप देखेंगे आ है, ई है, ऊ है, ए है, ठीक है, सब पे देखेंगे आपको मात्रा दिखेगी। लेकिन जब आप अ की बात करिए, ठीक है, तो आपको अ पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, नहीं ना। अगर आप छोटी की बात करते तो इसकी मात्रा ऐसे लगती है, ऊ आपका ऐसे लगता है। ठीक है, बड़ा ऊ ऐसे लगता है। ठीक, बड़ा ऊ यहाँ है आपका, बड़ा ऊ ऐसे लगता है, बड़ी आपकी इस साइड से लगती है। तो देखेंगे आप एक डंडी खींची हुई रहती है सारी मात्राओं में, लेकिन जब अ की हम बात करते हैं तो अ में हमें कोई मात्रा नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम अ को उसमें नहीं गिनते मात्रा वाले में। तो अ को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है? 10। इसीलिए मात्रा हमेशा हमारी 10 होती है। और स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया कि मात्राएं कितनी होती है तो हम क्या लगाएंगे? 10 को टिक करेंगे, और स्वर को क्या करेंगे? 11 को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने स्वर को समझ लिया यहाँ पे। अब हमें समझना है क्या? व्यंजन को समझना है कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, वर्ड के हमारे 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हमने समझ लिया, 11 स्वर और मात्राएं 10। अब हम समझेंगे आपने क्या है? व्यंजन को। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं ताकि हम व्यंजन को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए, एक पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। हमारा जो मुंह होता है कंठ से लेके दंत तक, ठीक, कंठ से लेके ओष्ठ तक, वो पूरा हमारे मुंह में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे कि कैसे कुछ चलता है। ठीक, चलिए, एक मैं आपको वो फेस बनाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आर्ट बहुत अच्छी नहीं है मेरी, बस आप समझने के लिए इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका मुंह है, मतलब कंठ से लेके ओष्ठ तक का पार्ट। ठीक है, ये आपका हो जाता है कंठ। क्या हो जाता है? कंठ का। ठीक, ये है आपका कंठ, मतलब जिनका उच्चारण करते समय कंठ से हमारे ध्वनि या आवाज निकलती है वो कंठ से हो जाते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा ऊपर आप आएंगे तो आपको मिलता है क्या? तालव्य। वो सारे, अगर हम कंठ से थोड़ा सा ऊपर से किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो सारे किसमें कहे जाते हैं? तालव्य। ठीक है, उसके ऊपर आ जाता है हमारा मूर्धा। अगर उसके ऊपर से हम कोई मतलब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो मूर्धा से होता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है दंत। ठीक है, मतलब दांत से, मतलब जीभ अगर हमारे दांत को टच करती है उससे हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो वो दंत का हो जाता है। और लास्ट हमारा क्या हो जाता है? ओष्ठ का हो जाता है। मतलब होठों के माध्यम से या इसके सहायता से अगर हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं किसी वर्ड का तो वो ओष्ठ से हो जाता है। ठीक है, ये सारे संस्कृत में लिखे हुए शब्द हैं। अब समझते हैं, जब किसी व्यंजन का उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है, ठीक, वो कंठ क्या हो जाता है? जब उससे हल्का सा ऊपर, या यूं कहे आप, इस
तालव्य को और मूर्धा को अच्छे से समझ लीजिए। जो ये हमारा मुंह होता है, ठीक है, ये जो ऊपर की छत होती है उसका जो पिछला भाग होता है, अगर उसको हमारी जीभ टच करती है किसी व्यंजन के उच्चारण के समय तो वो तालव्य होता है, और अग्र भाग को, आगे वाले भाग को अगर टच करती है तो वो मूर्धा का हो जाता है। ठीक, और सीधे सीधे जीभ जब दांत को टच करती है तो वो सारे व्यंजन दंत वाले हो जाते हैं। और अगर उच्चारण करते समय आप समझिए, अगर ओष्ठ यानी आपके होठ से कोई व्यंजन का उच्चारण करते समय ध्वनि निकलती है तो वो ओष्ठ वाले हो जाते हैं। अब हम इसको समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है क च ट त प, ये सारी यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के व्यंजन लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कौन सा वर्ग, मतलब किस, हमारे मुंह के किस तरफ से, मतलब किसकी सहायता से बोला जाता है, यानी जीभ की रगड़ कहाँ किस पर पड़ती है तो कौन सा व्यंजन बोला जाता है। देखिए ये पूरा प्रोसेस है, ये कंठ से लेके मुख तक का ये पूरा प्रोसेस है। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन्हीं के माध्यम से ये सारे व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वर्ग याद करना हो कि वर्ग कैसे याद करें, ठीक है, ये भी एक मुश्किल आ जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कचट तप। ठीक है, अगर याद करना हो आपको वर्ग को तो आप कचट तप करके याद कर सकते हैं। जैसे क वर्ग में आपका क ख अंग, क ख ग घ अंग, ये पूरा आ जाएगा। उसी तरह से च छ ज झ इ ये सब आ जाएगा। ठीक, प तक आप इसको ये देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि क वाला वर्ग हम कहाँ से बोलेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो बोलने से ही समझ में आती हैं। ऐसे आप इसे रट के या इसे बहुत ज़्यादा याद करके नहीं समझ सकते। अगर आपने इसे बोलकर समझ लिया तो ये हमेशा के लिए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम क की बात करें, क, अब इसको बोलिए क ख ग घ अंग। देखिए कहाँ से आवाज आ रही है, जी हाँ, सीधे सीधे हमारे कंठ से आवाज निकल जा रही है। सीधे कंठ से निकल के एकदम बाहर निकल जा रही है, कहीं कुछ और टच नहीं हो रहा है और कंठ से निकल रही है सीधे सीधे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क वर्ग वाले सारे कंठ के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क ख ग घ अंग, मतलब क वर्ग पूरा आपका किसका हो जाएगा, कंठ से बोलने वाला हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि क कहाँ से बोला जाता है। ऑप्शन में आपको कंठ, तालव्य, मूर्धा ये सब कुछ आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको यहीं से उठा देगा कि ख कहाँ से बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब च देखते हैं। ठीक है, च छ ज झ इ, ठीक है, बोल के देखिए च छ ज झ। अगर आप ध्यान दीजिए तो कंठ से थोड़ा ऊपर आ गए हैं हम। ठीक है, थोड़ा ऊपर से आवाज निकल रही है, या यूं कह सकते हैं हम कि जो हमारे मुंह की ऊपरी छत है उसके पिछले वाले भाग को हल्का फुल्का जीभ हमारी च छ टच करते हुए निकल रही है। ठीक है, च छ ज जीभ टच करिए पिछले वाले भाग को हमारे ऊपर की छत की, वो तालव्य होता है। ठीक है, तो ये सारे में देख रहे हैं च छ ज झ सब में टच हो रहा है, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, तब समझ गए आप, तालव्य का हो जाएगा। ठीक है, तालव्य। ठीक, अब आ जाते हैं ट पे। ट बोल के देखिए ट ठ ड ढ। ठीक है, अब देखिए कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, हमने क्या देखा था इसके पहले, जो जीभ थी वो पिछले वाले भाग को, मुंह की जो ऊपर की छत है उसके पिछले वाले भाग को टच कर रही थी। अब क्या कर रही है, आगे वाले भाग को टच कर रही है, तो आगे वाले भाग को टच करेगी, वो क्या हो जाएगा, मूर्धा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाएंगे मूर्धा के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम त वर्ग पे। ठीक है, त का देखते हैं, तो बोलिए त थ द ध। बहुत आसान है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कहाँ हमारा प्रेशर पड़ रहा है, जीभ सीधे सीधे आपके दांत को टच कर रही है, तो सब क्या हो जाएंगे, ये सारे बहुत आसान है। ये सारे त वर्ग पूरा क्या हो जाएगा, आपका दंत का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दंत का। ठीक है, अब ये हम समझ गए। अब हमारा आखिरी बचा है प वर्ग, देख लेते हैं, बोल के देखिए प फ ब भ। देख रहे दोनों होठ चिपक जा रहे हैं, मतलब ओष्ठ से जो बोला जाता है उसमें देखेंगे आपके दोनों जो होठ के ऊपरी और हिस्से दोनों बोलने में चिपक जाते हैं। बिल्कुल आपकी होठ से ही आवाज निकल रही है, प फ ब, ध्वनि यहीं से निकल रही है, सीधे सीधे समझ में आ जा रहा है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ओष्ठ के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि कंठ से हमारा क वर्ग, तालव्य से च वर्ग,
मूर्धा से ट वर्ग, दंत है आपका त वर्ग पूरा दंत का है, और ओष्ठ का है प वर्ग यानी प फ ब भ म, ये सारा क्या है आपका ओष्ठ का हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हमने व्यंजन में समझ लिया। अब देखिए ये सारे तो यहाँ पे 25 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके आगे अगर आपका आता है य र ल व, ये क्या होता है? ठीक है, य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। एक्चुअली इसे हम व्यंजन और स्वर के बीचों बीच बोलते हैं, ये आपका हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। और अगर हम य और व की बात करें तो इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों आपके अर्ध स्वर है। अच्छा, अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन को बोलने में या यूं कहें जिस वर्ड के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, सीधे सीधे मतलब समझिए, गर्म हवा निकले, वो हमारे सारे हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। जो तीनों स हैं आपके और ह, ये सारा किस में आ जाता है? ऊष्म व्यंजन में आ जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, दो आपके व्यंजन से मिलके जो बना हो वो आपका हो जाता है संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ, इसमें एक श्र को भी ले लिया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन, ये जो आपके ड ढ है इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। एक्चुअली इनको गौड़ व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है तो ड और ढ, इसे आप याद रखिएगा। गौड़ व्यंजन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर मतलब हिंदी जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसलिए इसे हम गौड़ व्यंजन मानते हैं। ठीक है, अब आपका आखिरी जाता अनुसार या अनुस्वार या विसर्ग। देखिए अंग और अ जो मैंने बताया था कि अब हम उसे यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, तो ये अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है आपका और अह आपका विसर्ग हो जाता है। ठीक है, वैसे हम वर्णमाला पे अभी एक क्लास और करेंगे जिसमें कि हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी आपका देखिए अघोष, सघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उसके बाद लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जो होता है, ठीक है, और भी पंचमाक्षर होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। नासिक अक्सर यही आपके पंचमाक्षर सारे हैं। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारा आपको बताऊंगी अच्छे से, तो वर्णमाला आपका पूरा क्लियर होगा। वैसे आज जो हमने पढ़ा है उसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि क्या होती है? जो भी कुछ आवाज़ हम अपने मुंह से निकालते हैं वो ध्वनि होती है। ठीक है, और उसके बाद वर्ड क्या होता है? जब उनको लिखने की बारी आए कि कैसे लिखा जाए, तो जिस संकेत के माध्यम से हम उन्हें लिखने लगे उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम समझ चुके हैं, जिसको बोलने में जीभ कहीं किसी पार्ट को मतलब मुंह के टच नहीं करती, ईजिली बिना रगड़ के बिना प्रेशर के बाहर निकल जाती है, वो स्वर होता है। स्वर 11 माने गए हैं। ठीक, उसके बाद मात्राएं 10 मानी गई हैं, ये याद रखिएगा। और स्वर के प्रकार भी हम देख चुके हैं, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। एक मात्रा वाले हरस्व या मूल स्वर, दो मात्रा वाले या जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है वो दीर्घ हो जाते हैं, और जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है और जो 3 मात्रा वाला होता है वो होता है प्लुप्त स्वर, उसमें अक्सर ओम ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने व्यंजन को देखा। ठीक है, व्यंजन में आपके क वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, च, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब कुछ देखा। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण या अनुस्वार, ये सब क्या होता है, इसे हमने आज के क्लास में समझा है। इसमें से क्वेश्चन जरूर अराइज होते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, या आपके यूपी के अदर एग्जाम भी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर आता है। और टेट में जो मैंने 2011 से ले करके 2018 में जो भी आपके मतलब क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उसमें जैसे भी जिस साल का क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका जो मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें आप देखेंगे तो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंफर्म है वर्णमाला से आना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस बार हम नेक्स्ट क्लास में आपका बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं इसकी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसके बाद इस पर नेक्स्ट वीडियो करने के बाद कुछ क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी कर लेंगे, जिससे कि आपका वर्णमाला बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।